यहाँ से कितना आगे हैं हम लोग, एकदम नालायक है। चलिए आइए अब लाइव कीजिए हो। देखिए हम स्वतंत्रता आंदोलन करवा देंगे, बाद बाकी आप लोग अपना कर लीजिएगा। क्या है ज्योग्राफी, इसके बाद 2 दिन है ना, 2 दिन में ज्योग्राफी हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, पीछे से करवाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कितना हो पाता है। आज नहीं भी होगा तैयो समाप्त करने का घोषणा कर देंगे। चलिए क्या जिलाई कर दिया, लाइव हो गया। आ जाइए, हल्ला मत कीजिए, आ जाइए। अब देखिए आपको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, मूल तौर पर जो है ना, वर्ष 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 ईस्वी से लगातार 1947 ईस्वी तक आंदोलन चलाया जाता रहा और कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1947 के बीच चलने वाले आंदोलन के वजह से ही अंततः भारत को आजादी मिली है 1947 ईस्वी में। इस अवधि के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए। फिर स्वदेशी आंदोलन की गति जब मंद पड़ गई तो क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया और फिर भारत की राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन चलाए गए और असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित कर दिए गए। फिर से क्रांतिकारियों का उदय हुआ। देखिए क्रांतिकारियों का उदय के पीछे कई सारे कारण थे। कोई भी विचारधारा का अगर उदय हुआ है तो उसमें उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो फिर से क्रांतिकारियों का उदय हुआ, लेकिन 1930-31 जाते जाते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी के इंतकाल के बाद फिर से क्रांतिकारी आंदोलन दब गया
और फिर से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन उससे भी कुछ परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। और फिर पुनः 1940 के दशक में भारत छोड़ो आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन से भी भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका रूस जैसे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया कि आप विश्व के उन देशों को आजादी दीजिए जिसको आप गुलाम बना करके रखे हुए हैं। और फिर 1946 ईस्वी में भारत में जब दंगा जोर शोर से चलने लगा तो अंग्रेजों से भारत अब संभलने नहीं लगा था, और उस दंगाई स्थिति में अंग्रेजों ने भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपा, और फिर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और आजादी से पहले भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, और एक नया राष्ट्र जो है आपको पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो ये है, यही 1885 से लेकर 1947 के बीच जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं से ही संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को लेकर के हम लोग यहां पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए, दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति का गठन किया? दादा भाई नेरोजी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन वर्ष 1887 में किया था, वर्ष 1887। तो दादा भाई नेरोजी इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति का गठन किया? 1887। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख किसके प्रति कठोर होता चला गया? कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। देखिए, कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का भी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का भी योगदान रहा है, लेकिन 1887 ईस्वी के बाद से कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का रुख जो है चेंज होने लगा। इसके बाद धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नेरोजी, आरसी दत्त और दिनसा वाचा। तो नेरोजी, दत्त और वाचा ने जो है धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूल तौर पर दादा भाई नेरोजी के विषय में आप याद रखिएगा, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपको दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी के किस पुस्तक में धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन है? दादा भाई नेरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में धन के निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ये चुनाव हार गए थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उस मुंबई में हो रहे प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही। और वही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था, लेकिन वो चुनाव हार गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी चुनाव लड़ा, और दादा भाई नेरोजी चुनाव जीता भी। वे फिंसबरी क्षेत्र से लिबरल अर्थात उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 ईस्वी में चुनाव लड़ा, और उसमें उनकी जीत हुई। और 1892 से 1895 ईस्वी तक दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने रहे। तो बताइएगा,
1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख किसके प्रति कठोर होता चला? किसके प्रति? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेरोजी दत्त और दादा भाई नेरोजी के किस पुस्तक में धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन। दादा भाई नेरोजी के किस पुस्तक में धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से कब चुनाव जीता? 1892। लिबरल पार्टी अर्थात उदारवादी पार्टी। लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 19-20 जुलाई, कुछ स्रोत 19 जुलाई लिखता है, कुछ स्रोत 20 जुलाई लिखता है, समझ गए? तो 19 जुलाई ही मान करके चलना होगा आपको। आंसर में 20 जुलाई दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, पूछेगा, समझ गए? दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों देना नहीं चाहिए, फिर विवाद वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 के साथ आप जाइए। बंगाल विभाजन के विरोध में कब कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? जो बंगाल विभाजित किया गया, कल के सेशन में हम आपको बताए थे, बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इस सब की चर्चा कर चुके हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन हुए थे और स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तु के अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के ऊपर बल दिया गया था और कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 ईस्वी से किया है। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ है 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ नहीं बल्कि कब प्रभावी रूप से लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? प्रभावित नहीं, लागू हुआ। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ आप सब लोग जानते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है आपको बंगाल विभाजन लागू हुआ। और जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ तो पूरे बंगाल के लोग इस 16 अक्टूबर की तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी प्रथा की शुरुआत की और पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा और पश्चिमी बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधकर एकता का संदेश देने का काम किया। बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। तो दादा भाई नेरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से कब चुनाव जीता? लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया? कब किया? बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब से लागू हुए हैं? 16 अक्टूबर 1900। बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाए? 16 अक्टूबर। किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। कांग्रेस को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया, उसी संदर्भ में यह स्टेटमेंट है। किसने कहा है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह स्टेटमेंट है आपको लॉर्ड कर्जन का है और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्टेटमेंट यही है। किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह स्टेटमेंट जो है आपको अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। अरविंद घोष। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। किसने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? देखिए, कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था ना, दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में
कार्य दिवस तक चलता था, 3 दिन तक चलता था। इसी वजह से कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। तो कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने, समझ गए। तो बताइएगा किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया? किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? किसने कहा कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सके? किसने कहा है? किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? किसने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा है? किसने कहा है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है? ऐसा मानना था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का यह मानना था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। किसने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह कहा है बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने। लगता है हाथे में किताब उठा के करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी खत्म हो पाएगा, तभी खत्म हो पाएगा। क्या खत्म करना भी तो जरूरी है, इसी के थ्रू करवाए। आप लोग जैसे कहिएगा हम वैसे करवा देंगे, हमको कोई दिक्कत, ऐसे जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए ना बोल रहे हैं। आए 3 बजे है, मैक्सिमम हम 6 बजे तक क्लास ले सकते हैं, समझ गए। उसके बाद टेस्ट है, तो ऐसे ही करके करवा देते हैं, हो जाएगा 3 घंटा में, 3 घंटा में हो जाएगा। आए क्या विचार है? ठीक है, विचार हो जाना भी तो जरूरी है, ठीक है। क्या रिपीट 2 बार 3 बार कर देंगे, 2 बार रिपीट कर देंगे, 2 बार। हे कहिए तो चाय मंगाएगा हो, कहाँ गया जी? हे चाय मंगाओ, तो चाय मंगाओ, चाय पी करके आएंगे इस पे, ठीक है। आइए तब तक करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में और कब प्रस्तुत किया गया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में किया गया था। कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में किया गया था। और कब? 1905 में। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता? आंध्र के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता। वंदे मातरम, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और एक बात जानिए आप, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई नारा हुआ है तो वह वंदे मातरम हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई नारा हुआ है तो वह कौन है? वंदे मातरम। तो बताइए किसने कहा है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है? लाला। और कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बल्ब सिद्धांत भी लाला लाजपत राय ने ही दिया। कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किसने दिया? और कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा भी लाला लाजपत राय ने ही दिया था। तो कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया? लाला लाजपत राय। किसने कहा है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया गया? कृष्ण कुमार मित्र। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता? किस आंदोलन के नाम से? किस आंदोलन के नाम से? और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा, सबसे अधिक लोकप्रिय नारा, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले।
चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम पिल्ले ने जो है स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन का पुणे व मुंबई में नेतृत्व किसने किया? तो स्वदेशी आंदोलन का मुंबई और पुणे में नेतृत्व किया था आपको बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किसने किया? पंजाब में नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय। और एक बात जानिए आप, भारत में होने वाला प्रथम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में है। स्वदेशी आंदोलन का ही प्रसार पूरे भारतवर्ष में है। और गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह रोलेक्स सत्याग्रह है जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में है। समझ गए? तो यह बात याद रखिएगा। किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग की थी? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज की मांग किया था आपको दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नेरोजी ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है आपको स्वराज शब्द का प्रयोग किया था या स्वराज का मांग किया था। वही स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वराज शब्द को आगे बढ़ाया था तिलक और लाला लाजपत राय। और तिलक और लाला लाजपत राय के दबाव में आकर ही 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किसने किया? पुणे और मुंबई में? पुणे और मुंबई में? पंजाब में? प्रथम आंदोलन जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में था कौन था? किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग की? दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? 1906 का स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ है और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। बॉस लिखा हुआ, काटिए उसको। एगो बात जानिए, एगो रास बिहारी बॉस भी है और एगो रास बिहारी घोष भी है। रास बिहारी घोष कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। रास बिहारी घोष कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे और जो रास बिहारी बॉस थे उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। वो थे क्रांतिकारी। उन्होंने ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली प्रवेश के क्रम में बम फेंकवाया था। समझ गए? रास बिहारी बॉस वो क्रांतिकारी था। बॉस को काट करके घोष कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही किसने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोमार बांग्ला लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोमार बांग्ला लिखा था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोमार बांग्ला। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। 1906 ईस्वी में इसका गठन हुआ है और इसका गठन किया गया है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। और दूसरी बात गुरुजी लोग यह है कि स्वदेशी आंदोलन के क्रम में ही वर्ष 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में ही वर्ष 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में किसानों ने सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं किया, मुसलमानों ने भी सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो एक प्रकार से कहिए तो जो मुस्लिम लीग के मुसलमान थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था।
कांग्रेस का वर्ष 1907 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? कांग्रेस में पहली बार फूट किस अधिवेशन में पड़ी? सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? सूरत अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही किसने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोमार बांग्ला लिखा? किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की है? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की है? कब? अच्छा एक बात बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन के क्रम में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1906। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर कब पहुंचे? स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे 1893। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। भारत के तरफ से प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का काम आपको स्वामी विवेकानंद ने किया और उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया, जिस भाषण की शुरुआत उन्होंने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों शब्द से किया, उसी भाषण से वे काफी लोकप्रिय हुए। और सिर्फ इस शब्द के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जो है अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया मानव कल्याण कैसे हो, मानव कल्याण का मार्ग क्या है, मानव कल्याण कैसे हो, मानव कल्याण का मार्ग क्या है, इसी को लेकर के उनका भाषण जो है आपको काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। और उन्हें ही भ्रमण करने वाला हिंदू या तूफानी हिंदू की उपाधि दी जाती है। तो किन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई है? स्वामी विवेकानंद की मृत्यु है 12 जुलाई 1902। 12 जुलाई 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की जो है आपको मृत्यु हुई है। वही अगर हम लोग जन्म की बात करें, देखिए 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 2 जुलाई 1902 को जो है मृत्यु हुआ। यहां पर जन्म और मृत्यु दोनों देख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु जुलाई 1902। ठीक है, तो मृत्यु पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? 1902। और नोट में क्या है? जन्म दे दिया। ठीक है, सुधार लीजिएगा। 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर कब वापसी हुई? 1893। देखिए ये जो है ना, अरविंद घोष के पिता यह चाहते थे कि अरविंद घोष जो है आईसीएस अधिकारी बने, और काफी कम उम्र में उन्हें आईसीएस की तैयारी के लिए लंदन भेज दिया गया था। और आईसीएस की तैयारी किए और परीक्षा पास भी किए, लेकिन परीक्षा के साथ साथ जो है ना एगो घुड़सवारी भी करना होता था, घुड़सवारी भी करना होता था। तो अरविंद घोष जो है ना घुड़सवारी नहीं किया और इसी वजह से छट गया अरविंद घोष, समझ गए। और उनको मन भी नहीं था आईसीएस सेवा में जाने का, बल्कि देश सेवा करने का जो है उनका मन था। तो लंदन प्रवास के बाद लंबे अवधि के बाद जो है अरविंद घोष का भारत भूमि पर आगमन हुआ 1893 ईस्वी में। किसने एक लेख न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड प्रकाशित किया था? न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड आपको अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था, अरविंद घोष। तो बताइएगा, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर कब पहुंचे? 1800। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? तूफानी हिंदू किसे कहा जाता? तूफानी हिंदू किसे कहा जाता? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ है? मृत्यु कब हुआ है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता? 12 जनवरी। किसके जन्म दिवस को? स्वामी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त। 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष का भारत भूमि पर आगमन कब हुआ? कब हुआ है? न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड किसकी रचना है? न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड किसकी रचना है? अरविंद घोष।
अरविंद घोष का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ है? देखिए, अरविंद घोष का जन्म हुआ है 1872 में और मृत्यु हुआ है 1950 में। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एनी बेसेंट भारत कब आई है? एनी बेसेंट भारत आई है आपको 1993 में, 1893 में। एनी बेसेंट भारत आकर किस शहर में रहने लगी? वाराणसी। कहां रहने लगी? वाराणसी। वाराणसी में रहने लगी। एनी बेसेंट का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? एनी बेसेंट का जन्म हुआ है 1847 और मृत्यु हुआ है 1933। बहुत ज्यादा ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा में दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। तो इसमें जो जरूरी है, जरूरी सिर्फ लास्टे वाला पॉइंट है, उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। तो बताइएगा, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं? महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं? बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन था? देखिए, लुसेंट के अनुसार जाइएगा तो अनुशीलन समिति, लेकिन ऐसे भद्रलोक समाज होगा और ज्यादा ऑथेंटिक आंसर भद्रलोक समाज ही है। तो भद्रलोक समाज ही आप मान करके चलिए। अनुशीलन समिति लुसेंट देता है, लेकिन भद्रलोक समाज होगा इसका सही उत्तर, अगर आप देखेंगे तो। समझ गए? तो बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था भद्रलोक समाज, और भद्रलोक समाज को स्थापित किया गया था वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय जाता है भद्रलोक समाज को ही। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई है? अनुशीलन समिति की स्थापना हुई है 1903। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। कोलकाता। अनुशीलन समिति के प्रथम कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? 5। पी मित्रा, अरविंद घोष, इसके बाद जो है आपको CR दास, एनी बेसेंट, ये सभी जो है अनुशीलन समिति के कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था? अनुशीलन समिति का अध्यक्ष था पी मित्रा। पी मित्रा। पी मित्रा। तो बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन था? कौन था? भारत बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसे जाता? भद्रलोक समाज। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? अनुशीलन समिति का मुख्यालय। अनुशीलन समिति के प्रथम कार्यकारिणी में कितने सदस्य? कितने सदस्य? अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था? अनुशीलन समिति का अध्यक्ष पी मित्रा। अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। कोषाध्यक्ष कौन था? कोई था बनर्जी। कोई बनर्जी था। सुरेंद्र। सुरेंद्रनाथ ठाकुर। हाँ, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, सॉरी, ठाकुर। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? कोलकाता। कहां हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। खून का बदला खून। वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1905 में अपनी पहली पुस्तक डैश प्रकाशित किया, भवानी मंदिर। भवानी मंदिर। भवानी मंदिर नामक। रुकिए, चाय पी लेने दीजिए। हाँ, चाय पी लिए है ना, पानी पीने का ठंडा हो जाता है जी।
चलिए, अब आइए, अब करवाएंगे नोट से, जल्दी हो जाएगा क्या? आए? रिपीट करवा देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए आइए इसको याद कर लेते हैं, तब आगे बढ़े। अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष कौन था जी? उपाध्यक्ष कौन था? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहां हुआ? कहां हुआ? अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त ने 1905 में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित किया। उसका क्या नाम, क्या नाम था? भवानी मंदिर। चलिए आगे आइए। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति पुस्तक कब लिखी गई है? 1907। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति पुस्तक कब लिखी गई? कब लिखी गई है? अनुशीलन समिति ने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस किसे भेजा? हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास। अनुशीलन समिति ने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस किसे भेजा? हेमचंद्र दास कानूनगो ने किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा? निकोलस सफ्रांस्की। निकोलस। हेमचंद्र दास कानूनगो किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा? हेमचंद्र दास किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा? युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? 1906। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? 1906। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर के प्रथम संपादक, युगांतर के प्रथम संपादक। 1907 ईस्वी में किसे 1 वर्ष के लिए कड़ी सजा दी गई? भूपेंद्र नाथ दत्त। साप्ताहिक पत्रिका कब बंद करना पड़ा? 1908। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब व किसने किया? 1904। पी मित्रा और पुलिन दास। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई है? 1904। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? पी मित्रा और पुलिन दास। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहां हुई थी? ढाका। कहां हुई थी? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहां हुई थी? ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई? लगभग 500। कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? 1908। 1900। कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया? कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया? प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न कब किया? 1908। अप्रैल 1908। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न कब किया? अप्रैल 1908। बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य कौन थे? खुदीराम बोस। बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य कौन थे? बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य। युगांतर दल के नेता कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष। युगांतर दल के नेता कौन थे? खुदीराम बोस का जन्म कब व कहां हुआ? 1889। हबीबपुर जिला, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। फतेह सिंह और शिव प्रसाद। खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद। खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन था? फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? कर्ण डफ। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? खुदीराम बोस के सरकारी वकील का क्या नाम था? मानुक व विनोद मजूमदार। मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? कालिदास बोस। कालिदास। खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? खुदीराम बोस को कब फांसी पर लटकाया गया? 11 अगस्त 1900। खुदीराम बोस को कब फांसी पर लटकाया? 11 अगस्त 1900।
अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1908। 1900 अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? ये क्या है जानते हैं? अरे कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी के जो क्रांतिकारी थे वो अपने पास अवैध शस्त्र रखते थे। बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध शस्त्र रखा जाता था, इसी एवज में बंगाल के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर में केस चलाया गया, जिसे इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था नरेंद्र नाथ गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र नाथ गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने गोली मार दी? सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त। सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त। नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने गोली मार दी? सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया? अरविंद घोष। चित्तरंजन दास के पैरवी के कारण अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया? किसे छोड़ दिया गया? अरविंद घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया? अरविंद घोष। किसके पैरवी के कारण अरविंद घोष को छीना गया? सीआर दास। किसने पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेबिले स्थापित किया? अरविंद घोष। पांडिचेरी में ओरेबिले आश्रम किसने स्थापित किया? अरविंद घोष। पांडिचेरी में ओरेबिले आश्रम किसने स्थापित किया? अरविंद घोष। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था कब स्थापित किया? 1900। तो अभिनव भारत नामक संस्था कब स्थापित हुआ है? अभिनव भारत संस्था कब स्थापित हुआ है? अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? पीएन वापट। बम बनाने की कला सीखने के लिए कहां गए? पेरिस। कहां गए? पेरिस। पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहां गए? कहां गए? गणेश सावरकर को किसने तथा कब आजीवन निर्वासन का दंड दिया? नासिक के जज जैक्सन। नासिक के जज जैक्सन 1909 में। गणेश सावरकर को किसने तथा कब आजीवन निर्वासन का दंड दिया? नासिक के जज जैक्सन 1909 में। जैक्सन की हत्या किसने की? अनंत कानहड़े। नासिक के जिला जज जैक्सन की हत्या किसने की? नासिक के जिला जज जैक्सन की हत्या किसने की? अनंत कानहड़े। अनंत कानहड़े, कृष्णजी गोपाल कर्वे और नारायण देशपांडे को कब फांसी दी गई? 1911। 1900 जैक्सन की हत्या के आरोप में ही दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब तथा कहां हुआ? 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ है? 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी। 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नामक दो पत्रों द्वारा नव जागरण किसने प्रारंभ किया? यानी केसरी और मराठा किसकी पत्रिका? केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया? 1893। बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ? 1893। बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ? 1893। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? किसने? आगे ये क्वेश्चन वो स्पष्ट है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास कब हुई? 1897। 1897। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास कब हुई? 1897। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास की सजा कब हुई? 1908। 1908। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास की सजा कब हुई? 1908। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास किस जेल में काटना पड़ा? मांडले जेल, बर्मा। मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास किस जेल में काटना पड़ा? मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? दाबर। क्या नाम था? दाबर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन अनडेस्ट। इंडियन अनडेस्ट किसकी रचना है? वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनडेस्ट किसकी रचना है? इंडियन अनडेस्ट किसकी रचना है? वेलेंटाइन सिरोल। आगे, किसके पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? वेलेंटाइन सिरोल। किसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? वेलेंटाइन सिरोल। यानी बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनडेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा है।
पुणे में चापेकर बंधुओं ने कब प्लेग अधिकारी रैंड रायट्स की हत्या की? जून 1897। जून 1800 प्लेग अधिकारी रैंड रायट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है जून 1897। प्लेग अधिकारी रैंड रायट्स की हत्या किसने की है? चापेकर बंधु। प्लेग अधिकारी रैंड रायट्स की हत्या किसने की है? प्लेग अधिकारी रैंड रायट्स की हत्या किसने की है? चापेकर बंधु ने। कब की है? महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? प्रांजपे। किसने किया? प्रांजपे। 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 महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? काल का संपादन किसने किया? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1905। 1905। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसे क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता? श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता? क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता? क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई है? 1906 में। और किसने किया? अमिंद्रनाथ टैगोर ने। अमिंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? अमिंद्रनाथ टैगोर। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने शुरू किया है? ना कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। एनी बेसेंट। बिपिन चंद्र के कीजिए। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कीजिए। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र किसने निकाला? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सही कर लीजिए इसको। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला? एनी बेसेंट। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्रपाल ने कब निकाला? 1906। 1906। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्रपाल ने कब निकाला? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब डैश के नियंत्रण पर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क। किसके सम्मेलन से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ है? सलीमुल्लाह। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान कराची में कब बना? 1907। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन अमृतसर में कब हुआ? 1908। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? सैयद इमाम। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा कहां खोली गई? लंदन में। लंदन में मुस्लिम लीग किसने स्थापित किया? सैयद अमीर अली। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है, सुनिए। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका में। और इसके संस्थापक सदस्य है आगा खां, वकारुल मुल्क, सलीमुल्लाह। आगा खां, वकारुल मुल्क और सलीमुल्लाह। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब खोली गई? 1908। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब खोली गई? कब खोली गई है? और लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा 1908 में किसने खोला है? सैयद अमीर अली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब खोला? किसने खोला है? सैयद अमीर अली। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की डैश नागरिक थी? फ्रांसीसी। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की डैश नागरिक थी? फ्रांसीसी। और भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता? भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा। और इसके बाद जो है आपको विदेशी सरजमी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सर्वप्रथम कौन फहराए? यही ना फहराई? भिखाजी रुस्तम कामा। विलियम कर्जन वाइली को कब व किसने गोली मारकर हत्या किया? 1909 में मदन लाल ढींगरा ने। विलियम कर्जन वाइली को कब और किसने गोली मारकर हत्या किया? 1909 में मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड कब दिया गया? 16 अगस्त 1900। अनंत कान्हड़े ने जैक्सन को गोली कब मारा? 21 दिसंबर 1909। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में कब किया? 1911 दिसंबर 1911। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में कब किया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1900। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस वायसराय पर बम फेंका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस वायसराय पर बम फेंका? आए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया? अरुंडेल। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधार हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913। किसने किया है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री। गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष काशीराम। गदर पार्टी कोषाध्यक्ष। गदर पार्टी कोषाध्यक्ष। गदर अखबार का पहला अंक कब और किस भाषा में छपा था? 1913 में उर्दू भाषा में। गदर अखबार का पहला अंक किस भाषा में छपा था? उर्दू। गदर भाषा का पहला अंक कौन भाषा में छपा? गदर अखबार का पहला अंक कौन भाषा में छपा? गदर अखबार गुरुमुखी में कब से छपना प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1900। गदर अखबार गुरुमुखी में कब से छपना प्रारंभ? 9 दिसंबर 1913। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। आगे, कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह यात्रियों को लेकर हुगली कब पहुंचा? 26 सितंबर 1900। कामागाटा मारू जहाज हुगली के किस बंदरगाह पर पहुंचा? बजबज। कौन बंदरगाह पर? अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? 1915। अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? 1915। अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? 1915। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में कब एकता हो गई? 1916। यानी कांग्रेस में जो 1907 में विभाजन हुआ था, कांग्रेस 2 भाग गरम दल नरम दल में बट गया था, कांग्रेस फिर से एक हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो कांग्रेस जो 2 दल गरम दल और नरम दल में बट गया था, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल पुनः एक लखनऊ अधिवेशन में कब हुआ है? 1900। मुस्लिम लीग के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया और मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? 1916। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना कब की? अप्रैल 1916। अप्रैल 1900। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना कब की? अप्रैल 1916। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव एनसी केलकर। यानी बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग स्थापित किया था, उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन? जोसेफ बैप्टिस्टा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? एनसी केलकर। सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का सचिव था जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का सचिव कौन था? एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का सचिव कौन था? एनी बेसेंट के दैनिक पत्र तथा साप्ताहिक पत्र कौन सा था? दैनिक पत्र था न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र था कॉमन वेल्थ, नहीं कॉमन व्हील। कॉमन व्हील होगा, कॉमनवेल्थ नहीं, कॉमन व्हील। कॉमन व्हील। तो न्यू इंडिया और कॉमन व्हील
किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की है? 1905। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? 1916। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई है? 20 मई 1929। 20 मई 1900। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई है? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई है? भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने भारत में कौन से प्रथा को समाप्त किया? तिनकठिया। कौन प्रथा? चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने भारत में कौन सा प्रथा समाप्त किया? तिनकठिया। कौन प्रथा? तिनकठिया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और सत्याग्रह शब्द को भी गांधी जी ने ही गढ़ा था और सत्याग्रह शब्द को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गढ़ा था। तो बताइएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका। एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की? 20 अगस्त 1917। एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की? मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई है? 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई है? मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई है? मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया है? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया है? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? सूर्यविहीन उषा काल। सूर्यविहीन उषा काल। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? सूर्यविहीन उषा काल। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1918। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1918। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1918। एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1920। एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में कब किया? 1918। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में कब किया? 1918। गांधी जी ने कब गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया? 1918। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ है? 19 मार्च 1919। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ है? 19 मार्च 1919। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ है? रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ है? गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाया? रोलेक्ट एक्ट। गांधी जी ने किस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाया? रोलेक्ट एक्ट। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी किसने? ओ डायर के आदेश पर 8 डायर चलवाया था। ठीक है, 8 डायर सही है। गोली चलवाई 8 डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर। ओ डायर के आदेश पर 8 डायर गोली चलवाया था। दोनों सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? 8 डायर। किसने गोली चलवाई थी? किसने गोली चलवाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कौन था? ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? हंसराज। किसने सहयोग किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया? किसने किया?
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी? राय बहादुर। कौन सी उपाधि? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस हत्याकांड के बाद लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस हत्याकांड के बाद वापस आए? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सा कमेटी गठित किया? हंटर कमेटी। कब गठित किया? अक्टूबर 1919। अक्टूबर 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कमेटी गठित किया? आए? हंटर कमेटी। कब गठित किया? अक्टूबर 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर कमेटी बनी थी उसमें कितने भारतीय और कितने अंग्रेज सदस्य थे? 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। 3 भारतीय और 5। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कमेटी गठित किया था उसमें भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य, अंग्रेज, अंग्रेज। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग गठित किया? मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी किसकी संपत्ति हुआ करती थी? जल्ली नामक व्यक्ति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी किसकी संपत्ति हुआ करती? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1900। 17 अक्टूबर 1900। कब हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई तथा इसकी अध्यक्षता कब किसने की? देखिए, दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। तो दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों की जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 को हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब नागपुर अधिवेशन में की तथा इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? दिसंबर 1920। CR दास। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब नागपुर अधिवेशन में की? दिसंबर 1920। इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? किसने? असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया? किसे गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, हां या ना? नहीं। इसी वजह से ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, सहमत थे, और इसी वजह से ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ है? 23 जुलाई 1906। भाबड़ा, झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के भाबड़ा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ है? 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ? चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम, माता का नाम जगरानी देवी। माता का नाम। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहां है? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहां है? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1900। चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए? 27 फरवरी 1931। चोरी चोरा कांड कब हुआ है? 4-5 फरवरी 1922। 4-5 फरवरी 1922। तो क्या दिया? 4 फरवरी दिया है। देखिए, बिहार के एग्जाम में 5 फरवरी, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 4 फरवरी। ठीक है, तो 4-5 हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों मान के चलिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? 12 फरवरी 1922। 12 कर लीजिएगा, 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए? 12 फरवरी 1922। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित? गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए? 12 फरवरी 1922। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? कौन था?
मोतीलाल तेजावत। सुनिए, थोड़ा देर जो है गैप देते हैं, ठीक है? काहे कि 1:30 बजे से तो आप लोग आइए और 12 बजे से 1:30 बजे से हमारे साथ हैं। नींद आ रहा है? थोड़ा घूम फिर लीजिए, चाय और पी लीजिए, फिर हाथ में लेकर के करवाएंगे, हो जाएगा, ठीक है? तो 15 मिनट का गैप दे रहे हैं। 4:15 बजे से जो है फिर से रिवीजन क्लास होगा, 4:15 बजे से, ठीक है? चलिए, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग।